नमस्कार साथियों, मैं शशि सिराना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, जिसको लेकर मैं जो वीडियो है वो आपके बीच लेकर आ रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनके वीडियो मैं लगातार आपके बीच लेकर आ रहा हूं, जिसमें से पहले भी मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर लगता है तो आप इसे हर विद्यार्थी तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि सभी विद्यार्थी जो है परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। तो हमारा जो अब वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं वो है चैप्टर 3 धातु व अधातु, लेसन नंबर 3, जो कि ब्लूप्रिंट के अनुसार 5 अंक का आने वाला है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक रिक्त स्थान, एक अति लघुतरात्मक, एक लघुतरात्मक, यानी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का फिल इन द ब्लैंक, 1 नंबर का अति लघुतरात्मक और 2 नंबर का लघुतरात्मक, ये क्वेश्चन हमारे को मिलने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, धातु को पीट कर उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुणधर्म को अघात वर्ध्यता कहते हैं। अघात वर्ध्यता। और तन्यता क्या है? धातु के तार बनाए जा सकते हैं खींचकर। धातु के तार बनते हैं तो तन्यता, और पतली चादर बनती है तो अघात वर्ध्यता। तो ये अघात वर्ध्यता है इसका आंसर। ध्वनिक क्या होता है? धातु, कुछ धातुएं जो होती हैं वो ठोस सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिसे ध्वनिक कहते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु, सबसे ज़्यादा तन्य धातु जो है वो सोना है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। निम्न में से अधातु नहीं है, तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से अधातु नहीं है मतलब धातु है तो सोडियम। सोडियम जो है धातु होती है। वह धातु जो शीतल जल से क्रिया नहीं करता, वह धातु जो शीतल जल से क्रिया नहीं करता परंतु गर्म जल से क्रिया करता है, तो वो धातु है मैग्नीशियम। मैं जल से क्रिया बता दूं आपको, पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से यानी शीतल जल से तुरंत क्रिया कर लेते हैं, ठंडे जल से तुरंत क्रिया करते हैं। कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया तो करता है पर थोड़ी देर में क्रिया करता है। ठंडे जल से ही करता है लेकिन थोड़ी देर लगाता है ये। मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, ये गर्म जल से क्रिया करता है। और इसके अलावा एल्युमिनियम और आयरन जो होते हैं ये भाप से क्रिया करते हैं। ये न तो ठंडे पानी से क्रिया करते हैं न ही गर्म पानी से क्रिया करते हैं, बल्कि ये भाप से क्रिया करते हैं। तो ये रिएक्शन होती है पानी के साथ। और इसके अलावा जो चांदी है और सोना है, ये प्लेटिनम है, ये धातु ना ठंडे ना गर्म ना भाप किसी से क्रिया नहीं करती। उसके बाद धातुएं सामान्यतः किस अमल से क्रिया कर, 5वां क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः किस अमल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती? तो HNO3 के साथ। HNO3 के साथ लगभग धातुएं जो है हाइड्रोजन गैस नहीं देती। वैसे हम पढ़ते हैं धातु अमल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, लेकिन HNO3 के साथ जो है वो धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देती। केवल Mg और Mn ही ऐसी धातुएं हैं जो तनु HNO3 से क्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस देती है। केवल 2 ही धातुएं हैं, Mg और Mn, जो यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो तनु HNO3 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। सक्रियता श्रेणी में सर्वाधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम है 2 नंबर पे, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील पूछी अभी तो पोटेशियम। अगर पोटेशियम ऑप्शन नहीं आएगा तो फिर सोडियम आ सकता है। फिर कहते हैं सिनाबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनाबार पारद या मरकरी का अयस्क है, जिसका सूत्र HGS होता है। HGS। अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है, भर्जन। और वायु की अनुपस्थिति में करें तो निस्तापन होता है। वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन होता है। मिश्रातु पित्तल का संगठन है, तो पित्तल होता है तांबा और जिंक। पित्तल होता है तांबा और जिंक। पिताजी याद करने, पिताजी, तो पी से पित्तल, ता से तांबा, जी से जिंक। पित्तल तांबा प्लस जिंक होता है। और कांसा Cu प्लस Sn होता है। Cu प्लस Sn ये कांसा होता है। और Pb प्लस Sn जो होता है वो सोल्डर होता है। Pb प्लस Sn सोल्डर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्वेश्चन पित्तल था, तो Zn प्लस Cu पित्तल। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो ये पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था मैंने। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, जैसा कि पहले एबेसडे में बता दिया था आपको, तन्यता कहते हैं। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं तो पारद या मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती है। मरकरी द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट कहता है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक, तो सिल्वर तथा कॉपर, सिल्वर तथा कॉपर जो होते हैं वो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ऐसी यह धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसी यह धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण व जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी, जो अम्ल से, उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल से क्रिया करके भी लवण और जल दे दें और क्षार से क्रिया करके भी लवण और जल दे दें। उदाहरण ZnO और Al2O3 इसके उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम गैंग या अप अयस्क कहते हैं। गैंग या अप अयस्क, गैंग या अप अयस्क। यहां मैं बता दूं आपको, एक खनिज होता है और एक अयस्क होता है। खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से भूगर्भ के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ यौगिक मिलते हैं धातुओं के, या तत्व भी मिल जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती है धातुएं। प्राकृतिक रूप से भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से धातुओं के जो यौगिक या तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ये खनिज होते हैं। अब कुछ खनिजों में धातु ज़्यादा मात्रा में होती है, धातु अधिक होती है कुछ खनिजों में, कुछ खनिजों में धातु कम भी होती है। जैसे मान लो कईयों में तो धातु 95% है, 85% है, 80% है। कईयों में धातु ऐसे भी निकलेगी 5%, 2%, 10%। तो हम धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इनको चूज करेंगे जिनमें धातु ज़्यादा है। तो जिन खनिजों में धातु ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी जिनसे हम धातु प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तो भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से जो यौगिक मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, उन्हें तो हम खनिज कहते हैं। और जिन खनिजों में धातु ज़्यादा मात्रा में होती है उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। और अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। जैसे मैंने कहा 95% धातु है, तो इसका मतलब 5% जो है वो अशुद्धियाँ हैं। इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं, गैंग। नेक्स्ट कहते हैं लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे हम यशद लेपन, यशद यानी जस्ता और लेपन यानी पतली परत चढ़ाना, यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन, इसे हम यशद लेपन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। मिश्रातु, जैसे पित्तल, कांसा, सोल्डर, ऊपर बताया आपको। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अमलगम। अगर कोई एक मिश्रातु पारा होती है तो उसे मिश्रातु को हम लोग अमलगम कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया क्या है? रेल की पटरियों में या मशीनी पुर्जों में जब जंग लग जाता है, Fe2O3 बन जाता है, तो उसकी क्रिया एल्यूमिनियम के साथ करवा दी जाती है। Fe2O3 रेल की पटरियों में या मशीनी पुर्जों में जंग लगने लग गया, Fe2O3 बन गया, तो उसकी क्रिया हम एल्यूमिनियम से करा देते हैं। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो Fe के पास, Fe की जगह चला जाता है। तो एल्यूमिनियम Fe की जगह चला जाता है और Fe जो होता है बाहर आ जाता है। बैलेंस करेंगे तो 2 Al हो जाएगा, 2 ही Fe हो जाएगा। इस प्रकार इन पटरियों का जिन पर जंग लगना स्टार्ट हो गया है, या फिर मशीनी पुर्जों का जिन पर जंग लगना स्टार्ट हो गया है, का निस्तारण जो है, का उपचार जो है, ट्रीटमेंट जो है किया जा सकता है एल्यूमिनियम से क्रिया कराकर। इस अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया होती है। मरकरी के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो मरकरी द्रव अवस्था में होती है। और मरकरी के अयस्क का नाम सिनाबार, मरकरी कह दो या पारा कह दो, एक ही बात है, सिनाबार, जिसका सूत्र क्या है? HGS सूत्र है। किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण ऊपर भी बताया आपको, Al2O3 और ZnO। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड।
क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। सोनोरस किसे कहते हैं? कुछ धातु ऐसी होती हैं जो ठोस सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इन धातुओं को हम लोग सोनोरस कहते हैं। उस धातु का नाम लिखिए जिसमें तन्यता का गुण सबसे ज्यादा है, तो ये भी आपको बता चुका हूं, सोना। तन्यता का गुण सबसे ज्यादा सोना, Au सोने में है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। मैग्नीशियम तथा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे और क्लोरीन आता है 17 नंबर पे। तो मैग्नीशियम 12 पे आता है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में फिर 2, तो 2 8 10 और 2 12। क्लोरीन 17 पे आता है, मैग्नीशियम 12 पे आता है, 2 8 2। क्लोरीन 17 पे आता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, तो 2 8 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन 17 पे आता है, 2 8 7 हो जाएगा। तथा आयनिक यौगिक MgCl2 के निर्माण को समझाइए। अब MgCl2 के निर्माण को समझाना है, तो जो धातु होती है उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 त्याग देगी तो इसके पास बाह्य कोश में आप देखोगे 8 हो जाएंगे। और कोई भी जो धातु है वो इलेक्ट्रॉन इसीलिए त्यागती है क्योंकि अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरे करना चाहती है। और Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 7 है इसके, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 8 हो जाएंगे और ये 1 ग्रहण कर लेगा तो बाह्य कोश में 8 हो जाएंगे। तो ये हिसाब रहता है, धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करते हैं, जिससे धनायन और ऋणायन बन जाते हैं। अब देखो क्या होगा, Mg282 इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो ये बन गया Mg+2 2 8, ये वाले 2 त्याग दिए इसने तो 2 8 रह गए। Cl 2 8 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, और ये बन जाएगा Cl- 2 8 8। अब आप देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है जबकि ये 1 ही ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम ऐसे 2 Cl ले लें, क्योंकि एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसने 2 त्यागेगा ना, 2 त्यागेगा ये, तो आगे 2 ही ग्रहण करने वाले होने चाहिए। तो वो तो Cl तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो 1 Cl और ले लिया तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, ये दोनों मिलके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर गए, तो 2 Cl- बन गए। अब ये दोनों आपस में आयनिक बंध से जुड़ जाते हैं, तो Mg के साथ 2 Cl जुड़ जाते हैं और आयनिक यौगिक MgCl2 बन जाता है। तो इस प्रकार MgCl2 का निर्माण होता है। इसको यूं भी दिखा सकते हैं, अब देखो अपने, ये Mg है, Mg के पास बाह्य कोश में, बाहर वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने Mg के 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 2 प्लस Cl 2 लेने, क्योंकि Cl के बाह्य कोश में कितने होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब Mg क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Mg+2 बन जाता है। और Cl जो है, दोनों Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तो इस प्रकार दोनों Cl के पास 1 2 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस पे आवेश आ गया माइनस, और Cl है कितने 2 हैं, तो इसको ब्रैकेट में लेकर आप यूं दिखा दें कि ये 2 हैं। तो इस प्रकार MgCl2 बन जाता है। MgCl2 आयनिक यौगिक है एक, तो ये MgCl2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट कहता है अयस्क किसे कहते हैं, तो ऊपर बता दिया आपको, जिन खनिजों में धातु ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिन खनिजों का उपयोग हम धातु प्राप्त करने में करते हैं, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का वर्णन कीजिए।
तो तांबे की विद्युत अपवर्तनीय परिष्करण विधि क्या होती है उसको समझ लें आप। तो तांबे की विद्युत अपवर्तनीय परिष्करण विधि में हम लोग कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन विद्युत अपघटक के रूप में लेते हैं। अशुद्ध तांबे का मोटा एनोड बना लेते हैं। अशुद्ध तांबे का एनोड है, अशुद्ध तांबा है ये। शुद्ध तांबे का पतला कैथोड बना लेते हैं, ये शुद्ध तांबा है। जो एनोड है वो बैटरी के प्लस से जुड़ेगा, कैथोड बैटरी के माइनस से जुड़ेगा। अब इसका वैद्युत अपवर्तन करते हैं तो अशुद्ध तांबे का एनोड लेते हैं, शुद्ध तांबे का कैथोड लेते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन विद्युत अपघटक के रूप में ले लेते हैं। एनोड से निकलकर तांबा शुद्ध अवस्था में कैथोड पर जमा होने लग जाता है। तांबा एनोड से निकलता है और कैथोड पर जमा होता जाता है। तो ये बिल्कुल शुद्ध होता है तांबा जो एनोड से निकल कर कैथोड पर आ रहा है। और इसमें एनोड में जो अशुद्धियाँ थी वो नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्रकार वो अशुद्धियाँ एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं जिन्हें हम एनोड पंख के नाम से जानते हैं। एनोड पंख के नाम से जानते हैं। तो ये तांबे की वैद्युत अपवर्तनीय परिष्करण विधि है। किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती हैं। तो पोटेशियम और सोडियम को अगर वायु में खुला रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं। इन्हें किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है? इन्हें कैरोसिन मिट्टी के तेल में डालकर सुरक्षित रखा जाता है, परिरक्षित रखा जाता है। किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। तो सिल्वर व गोल्ड। सिल्वर व गोल्ड दो ऐसी धातुएं हैं जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं को सक्रियता के अवरोही क्रम में लगाने पर, तो अवरोही क्रम में लगाने धातुओं को सबसे ज्यादा सक्रिय है पोटेशियम, उससे कम सक्रिय है सोडियम, तो ये ठंडे जल से भी क्रिया कर गई थी। फिर उससे कम सक्रिय है कैल्शियम। तो सारी मत बनाए भले ही आप, लेकिन कुछ धातुएं जो हैं आपको पेपर में अगर कह देता है सक्रियता श्रेणी बनाइए तो आपको कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी तैयार करनी है। तो पोटेशियम, सोडियम ये तो बहुत क्रिया होगी जो ठंडे पानी से भी क्रिया कर जाती है। फिर कैल्शियम थोड़ी धीरे धीरे क्रिया करता है। फिर मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल से क्रिया करता है। फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा जिसने भाप से क्रिया की थी। फिर Fe ने भी भाप से क्रिया की थी। सारी मत बनाए लेकिन उस भाप वाली क्रिया से ही आप उठा लें। Fe ने बीच में हालांकि Zn भी आता है इनके, लेकिन आप सारी मत बनाए भले ही, लेकिन कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। फिर Pb, Cu, Ag और Au जो होते हैं न तो ठंडे पानी से क्रिया करते हैं, न गर्म से, न भाप से। तो ये कम सक्रिय हो गए क्योंकि, तो उसी से आप याद कर लो। पोटेशियम सोडियम ज़्यादा सक्रिय है, कैल्शियम उससे कम सक्रिय है, मैग्नीशियम गर्म पानी से क्रिया करता है उससे भी कम सक्रिय है, एल्यूमिनियम और आयरन भाप से क्रिया करते हैं उनसे भी कम सक्रिय है। ये बीच में Zn भी आता है। फिर Pb, Cu, Ag, Au क्रिया नहीं करते, तो बड़े आराम से हम लोग जो है बता सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं जो एल्यूमिनियम तक है इनका हम लोग विद्युत अपवर्तन से पृथक्करण करते हैं, विद्युत अपवर्तन द्वारा इनको प्राप्त करते हैं। Zn, Fe, Pb और Cu इनको हम लोग कोक द्वारा अपचयन करते हैं, कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं। और लास्ट Ag और Au जो होते हैं वो ऐसे कैसे मुक्त अवस्था में तत्व के रूप में मिलते हैं हमारे को। खनिज जो मिलते हैं इनके तत्व के रूप में मिलते हैं, प्राकृतिक अवस्था में ही पाए जाते हैं। ये तो ये सक्रियता श्रेणी बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट, भर्जन व निस्तापन में दो अंतर। तो भर्जन अयस्क को वायु की उपस्थिति में, निस्तापन अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है और निस्तापन कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है। भर्जन जब करेंगे तो सल्फाइड अयस्क का भर्जन करेंगे और निस्तापन जब करेंगे तो कार्बोनेट अयस्क का करेंगे। तो ये भर्जन निस्तापन में दो अंतर बन जाते हैं। फिर कहते हैं यशद लेपन। तो इस्पात और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है जिसे यशद लेपन कहते हैं। तो ये हमारे चैप्टर के मुख्य
जो पॉइंट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए स्टूडेंट, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको बेहतर लगता है, आपके लिए उपयोगी लगता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने का कष्ट करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। धन्यवाद।